तो अब देख लेते हैं डेरिवेशन। जो सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूले हम पिछले स्लाइड के अंदर पढ़ के आए हैं, उनके देखने वाले डेरिवेशन कि वो फॉर्मूले आए कैसे हैं, वो फॉर्मूले आए कहाँ से हैं। डेरिवेशन बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसे कि आप लोगों को याद भी रखना है। तो देखो बेटा, ये मेरे पास तीनों रेजिस्टेंस कैसे कंबाइन है, सीरीज में, और ये कैसे कंबाइन है, पैरेलल में। तो अब मैं जो बात बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना। अगर मैं सीरीज की बात करूं, अगर मैं सीरीज की बात करूं तो याद रखना, सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। और अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहती है और करंट डिवाइड हो जाता है। क्या ये समझ आया? रुको, मैं हेल्प करता हूं इसे दोबारा से और आसानी से समझाने की। तो देखो बच्चों, करंट को ट्रीट करो पानी की तरह, करंट को ट्रीट करो पानी की तरह। तो अगर यहां से करंट जाएगा, पानी यहां से जाएगा, करंट को ट्रीट कर सकते हो लाइक अ वाटर, पानी की तरह। एक बात बताओ, अगर पानी यहां से जाएगा तो तीनों में बराबर रूप से जाएगा, तीनों में इक्वल अमाउंट से जाएगा। तो अगर यहां से करंट जाएगा तो करंट, जितना करंट इसे मिलेगा उतना करंट इसे मिलेगा और उतना ही करंट इसे मिलेगा, क्योंकि तीनों किस में है, सीरीज में। लेकिन अगर मैं यहां पर पैरेलल में बात करूं तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ये मेरे पास करंट यहां से जा रहा है। तो अब एक चीज देखो, अगर करंट यहां से जा रहा है और करंट के पास तीन रास्ते हैं, तो पानी की तरह करंट को अगर हम ट्रीट करेंगे तो पानी जा रहा है और पानी के पास आगे तीन रास्ते हैं, तो पानी डिवाइड हो जाएगा, पानी उन तीनों रास्तों में डिवाइड हो जाएगा। तो वही लॉजिक यहाँ पर भी लगने वाला है। अगर करंट यहाँ से जाएगा और करंट के पास फिर तीन रास्ते आ जाएंगे, तो जितना भी करंट आ रहा है वो करंट इन तीनों रास्तों में बट जाएगा, वही होने वाला है। तो मैं उस लॉजिक के हिसाब से ये बात बोल सकता हूँ कि करंट यहाँ पर डिवाइड होने वाला है, सेम तो नहीं रहने वाला। ऐसा नहीं होगा कि जितना करंट यहाँ से आ रहा है उतना करंट यहाँ पे भी जाएगा, नहीं, करंट अब बटने वाला है। तो मैं बोल सकता हूँ, और यहाँ से आई करंट जा रहा है तो यहाँ से जाएगा कुछ I1, मुझे नहीं पता कितना जाएगा, यहाँ से जाएगा I2 और यहाँ से जाएगा I3। इतना जरूर मैं श्योर हूँ कि हाँ, करंट सेम नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो हो गया करंट का लॉजिक। अब ये तो बात हुई करंट की, अब बात कर लेते हैं वोल्टेज की। सीरीज और पैरेलल में वोल्टेज का क्या हाल होने वाला है। तो देखो बच्चों, वोल्टेज समझने के लिए फिर से एक टेक्निक या ट्रिक बता देता हूं, जिससे कि आप थोड़ा सा विजुअलाइज कर सकते हो, समझ सकते हो कि वोल्टेज का क्या हाल होने वाला है, वोल्टेज किस में सेम रहेगी और किस में डिवाइड होने वाली है। देखो बच्चों, मेरे पास ये एक पॉइंट है ए, ये मेरे पास पॉइंट है बी, यहाँ वोल्टेज है 8 वोल्ट और यहाँ वोल्टेज है 2 वोल्ट। तो अगर मैं बात करूं, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ करंट फ्लो इजीली करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाई पोटेंशियल है और यहाँ पर लो पोटेंशियल है। अब मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, अगर यहाँ 8 वोल्ट है और यहाँ 2 वोल्ट है, तो प्यारे बच्चों बीच में कहीं ना कहीं पॉइंट होगा जहां पर 6 वोल्ट भी होगी, और कहीं ना कहीं पॉइंट ऐसा भी होगा कि जहां पर इन दोनों के बीच में 7 वोल्ट भी होगी, और कहीं पर 5 भी होगी, कहीं पर 4 भी होगी। तो कहने का मतलब क्या है, अब समझो, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सीरीज में बात करूंगा, सीरीज में, अब ध्यान से देख लो, सीरीज में प्यारे बच्चों मेरी वोल्टेज जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरी वोल्टेज भी अलग अलग आ रही है। हाँ, मेरी वोल्टेज यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, इस पॉइंट पर यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है। तो सीरीज में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, इस लॉजिक से मैं हिसाब लगा सकता हूँ कि वोल्टेज मेरी क्या होने वाली है, डिफरेंट रहने वाली है हर पॉइंट पर। तो इस लॉजिक के हिसाब से सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट रहने वाली है, और इसका रिवर्स ये है कि पैरेलल में सेम आने वाली है। पर कैसे, किस लॉजिक के हिसाब से, वो भी देख लेते हैं। तो देखो, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर भी फिर से वही लॉजिक लगाने वाले हैं जो यहाँ पे लगाया। ये मेरे पास एक ए पॉइंट है, ठीक है, और ये मेरे पास है एक बी पॉइंट। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पोटेंशियल है 8 वोल्ट और यहाँ पोटेंशियल है मेरे पास 2 वोल्ट। वोल्टेज की ना एक बात याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस की एक बात याद रखना, ये पॉइंट का गेम है, ये पॉइंटों का खेल है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं और इस पॉइंट की बात करूं, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो अंतर है,
इन दोनों पॉइंट के बीच का अंतर है वो कितने का है, वो है 6 वोल्ट का। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस कितने का है, 6 वोल्ट का, जिसे मैं बोल देता हूं पोटेंशियल का डिफरेंस। तभी इसका नाम है ना पोटेंशियल का डिफरेंस। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस। अच्छा, अब अगर मैं ऐसे जाऊंगा तब भी बी ए बी इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आएगा, 6 वोल्ट। और अगर मैं ऐसे ना जाके अगर मैं ऐसे चला जाऊं तो अब भी तो इस लाइन का एंड पॉइंट यहां है और यहां है, अब भी तो इस लाइन का एंड पॉइंट यहां और यहां है, मतलब अब भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अब भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस वही है 6 वोल्ट। और अगर मैं ऐसे ना जाके मैं ऐसे चला जाऊं तो अब भी देखो ना, अब इस रास्ते का एंड पॉइंट कहाँ है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो अब भी इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस अब भी सेम है, 8 माइनस 2 कितना, 6 वोल्ट। मतलब रास्ता कोई भी हो, शुरू का और आखिरी का जो एंड पॉइंट है, शुरू वाला और लास्ट वाला जो पॉइंट है, अगर वो पॉइंट सेम है तो दैट मीन्स आपकी वोल्टेज सेम है। और ये कब होता है, ये पैरेलल के टाइम पे होता है, ये पैरेलल कनेक्शन में होता है। अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो देखो, पैरेलल में ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस रेजिस्टेंस का फर्स्ट वाला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट सेम है, और इस वाले रेजिस्टेंस का फर्स्ट वाला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट सेम है, और इस वाले रेजिस्टेंस का भी फर्स्ट वाला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट सेम है। दैट मीन्स इन तीनों का जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, जो कि कहां से आने वाला है, एंड पॉइंट को माइनस करके आने वाला है, वो सेम है। तो इन तीनों का वोल्टेज भी सेम है। अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं समझ आया तो बस इतनी सी बात याद रखो कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। तो यहाँ पर जितनी वोल्टेज होगी उतनी वोल्टेज यहाँ होगी, उतनी ही वोल्टेज यहाँ रहने वाली है। और यहाँ अगर बात करूँ तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी, यहाँ V1 यहाँ V2 और यहाँ V3। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन नोट किया वो लिख लेते हैं। हमने यहाँ से ये कंक्लूजन नोट किया कि अगर मैं सीरीज की बात करूं, सीरीज के अंदर सीरीज में करंट क्या रहेगा, सेम, और वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। अब अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो पैरेलल के अंदर करंट की बात करूं तो करंट डिवाइड हो जाएगा, वोल्टेज की बात करूं या पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम रहेगा। तो ये कंक्लूजन मैं यहाँ से नोट कर सकता हूँ। तो बच्चों अब देख लेते हैं इनका डेरिवेशन। अब ये जो मैंने चीज आपको बताई है ना, ये मैंने इसलिए बताई है ताकि डेरिवेशन करते समय हम इन्हें यूज कर सकें। और वैसे भी भाई न्यूमेरिकल करते हुए ये चीजें आपको अपने दिमाग में याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलो, तो अब डेरिवेशन को करेंगे कैसे, ठीक है, फॉर्मूले को डिराइव कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात है बेटा, तो जो चीज बट रही है उसे लिख दो, जो चीज डिवाइड हो रही है सबसे पहले उसे लिख दो। अगर मैं सीरीज में बात करूं तो सीरीज के अंदर वोल्टेज डिवाइड हो रही है तो वोल्टेज के बारे में लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पर जो टोटल वोल्टेज V रहने वाली है, ठीक है, वो इन तीनों में बट जाएगी। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब याद करते हैं ओम जी के लॉ को। ओम जी का लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू आई आर। तो मैं इस V की जगह लिख दूंगा, टोटल V की जगह लिख दूंगा टोटल I इंटू आर टोटल, और इस V1 की जगह लिख दूंगा मैं I, कौन सा, R1 वाला, V2 की जगह I R2 और V3 की जगह I R3। क्योंकि करंट सेम रहने वाला है तो मैं हर जगह आई रखने वाला हूं। ठीक है, सिंपल सी बात है, बड़ी आसान सी बात है। यहां से आई कॉमन आ जाएगा, तो आई जैसे ही कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और अब मेरा आई से आई कट गया, मर गया, यहां आ गया आर नेट का फॉर्मूला, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3।
क्या यही फॉर्मूला हम देखकर आए हैं सीरीज में? हाँ, यही फॉर्मूला हम देखकर आए हैं सीरीज में। सीरीज में जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, वो है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया डिराइव, ये पूछ लिया जाता है भाई, इसे याद रखना। अब बात कर लेते हैं पैरेलल में। पैरेलल में कैसे डिराइव करेंगे? फिर से वही फंडा, जो चीज डिवाइड हो रही है, ठीक है, जो चीज बट रही है, सबसे पहले उसे लिख देंगे। यहाँ पर क्या डिवाइड हो रहा है? यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैं करंट की बात करूं तो यहाँ कितना करंट था? I। और किसमें डिवाइड हो गया? I1, I2, I3 में। तो मैं लिख दूंगा I टोटल इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ओम जी का लो क्या बोलता है? ओम जी का लो बोलता है V इज इक्वल टू आई आर। देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, V इज इक्वल टू आई आर। और अगर I की बात करूं तो ये इधर मल्टीप्लाई में है R, ये इधर जाएगा डिवाइड में। तो I की वैल्यू कितनी आ गई? V अपॉन R। I की जगह मैं लिख सकता हूँ V अपॉन R, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा I की जगह V टोटल अपॉन R टोटल। अगर V की बात करूँ तो V हर जगह सेम है, ये देखो V तीनों जगह सेम है। तो मैं लिख दूंगा V को V रखूंगा तीनों की बारी में, और R को मैं लिख दूंगा यहाँ पे R टोटल, और यहाँ पे R1, यहाँ R2, यहाँ R3। तो मैं लिख दूंगा V अपॉन, यहाँ पर आएगा R1, और यहाँ आने वाला है V अपॉन R2, यहाँ आने वाला है V अपॉन R3। तो बेटा अब यहाँ से V कॉमन आ सकता है, तो मैं यहाँ से V को कॉमन ले लूंगा। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये मेरे यहाँ से बच गया। अब बेटा V से V कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1 अपॉन R नेट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्या यही हम फॉर्मूला पढ़कर आए हैं? हाँ, हम यही फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये आ गया भाई मेरा इन दोनों फॉर्मूलों का डेरिवेशन। प्लीज इसे नोट कर लीजिए, जो बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। तो चलो बढ़ते हैं अब दूसरी स्लाइड पर। तो अब है भाई हमारे पास एक प्यारा सा सवाल उसी टॉपिक से रिलेटेड जो हम पढ़ के आए हैं। तो इस सवाल में मुझे बताना क्या है? इस सवाल में मुझे बताना है, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस गिवन है, इन दोनों रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये मुझे बताना है। आसान सा सवाल है। चलो फिर से मुझे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम का एक सिंपल डायग्राम बनाना है। कॉम्प्लिकेटेड सवाल को सिंपल सवाल की ओर लेके जाना है। कैसे? सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से। ये दोनों रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहे हैं किसमें? सीरीज में। तो मैं इन्हें सीरीज में जोड़ दूंगा और एक नया रेजिस्टेंस बना दूंगा और नई फिगर, नया डायग्राम बना लूंगा। तो देखो बच्चों, ये दोनों मुझे दिखाई दे रहे हैं सीरीज में, तो मैं इन दोनों को जोड़कर एक नया रेजिस्टेंस बना लूंगा। ये दोनों किसमें है? सीरीज में। तो सीरीज में कितना होगा? 3 और 6 9। तो इनकी जगह मैं एक नया डायग्राम बना लूंगा। यहाँ पर लिख दूंगा 9 ओम, और यहाँ पर मेरे पास बैटरी होगी 18 वोल्ट की। चलो अब ये मेरा आ गया नया डायग्राम। अब क्या करना है? देखो ध्यान से सुनो। अब सबसे पहले सर्किट को छोटा कर दो, एक प्यारा सा सर्किट बना लो। अब इसके अंदर लगाने वाला हूं मैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है V इक्वल टू आई आर। तो अगर मैं बात करूं टोटल वोल्टेज की, तो टोटल वोल्टेज है 18 इक्वल टू आई कितना है मुझे नहीं पता, आई होगा तो आई को आई लिख देंगे, इंटू आर टोटल कितना है 9। तो यहाँ पे हमने 9 लिख दिया। अब यह मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो 18/9 इक्वल टू आई। इसे मैं काट दूंगा, 1 जा 2 जा, तो ये आ गया 2 एम्पेयर। तो बेटा करंट की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 एम्पेयर। करंट की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 2 एम्पेयर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है प्यारे बच्चों, ये जो बैटरी है ये 2 एम्पेयर का करंट देने वाली है। ये जो बैटरी है ये 2 एम्पेयर का करंट देने वाली है, मतलब यहाँ से 2 एम्पेयर का करंट निकलेगा। तो देखो लॉजिक, यहाँ से 2 एम्पेयर का करंट निकलेगा तो वो सीधा जाएगा यहाँ से भी और यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो यहाँ से 2 एम्पेयर का करंट जाएगा। तो एक बात बताओ, अगर 2 एम्पेयर का करंट जाएगा, क्योंकि हमें पता है सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है, तो जितना जितना करंट यहाँ से जाएगा उतना ही करंट यहाँ से भी जाएगा। तो दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट क्या रहने वाला है? सेम। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पर अब ओम्स लॉ लगा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलने वाली है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है वो मिलने वाली है। कैसे? देखो यहाँ मुझे करंट पता है कितना, 2 एम्पेयर का, और यहाँ अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस कितना है 3। तो अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं तो ओम्स लॉ में V इक्वल टू आई आर है। ओम्स लॉ में क्या होगा? V इक्वल टू आई आर। तो अगर मैं
V की बात करूं तो V मुझे नहीं पता यहाँ V कितनी है, लेकिन मुझे यहाँ I पता है। I कितना है 2 एम्पेयर का। और अगर मैं R की बात करूं तो मुझे यहाँ R भी पता है कितना है 3 ओम का। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या निकल गया 6 वोल्ट। तो दैट मीन्स यहाँ पर कितनी वोल्टेज खर्च हो रही है, यहाँ पर 6 वोल्टेज खर्च हो रही है। तो अगर मैं छोटा सा लॉजिक लगाऊं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ कितनी वोल्टेज है 6 वोल्टेज। अगर मैं छोटा सा लॉजिक लगाऊं बच्चों, एक बात बताओ, टोटल वोल्टेज कितनी थी 18 की, और यहाँ कितनी वोल्टेज खर्च हो गई, इसने कितनी वोल्टेज पी ली, इसने 6 वोल्ट पी ली। तो 18 में से 6 गए, बचे कितने 12। तो मतलब ये 12 वोल्टेज पीने वाला है। तो वही मैं चेक कर लेता हूँ। अगर मेरा ओम्स लो, हमारा प्यारा ओम्स लो अगर यहाँ पर 12 वोल्टेज निकाल देगा तो दैट मीन्स हमारा लॉजिक सेट बैठ रहा है, हमारा लॉजिक फिट बैठ रहा है। तो कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों, करंट 2 एम्पेयर का है, वही करंट यहाँ पर भी जाएगा। यहाँ पर भी कितना करंट आने वाला है, यहाँ पर भी 2 एम्पेयर का करंट आएगा, यहाँ पर भी करंट 2 एम्पेयर का आएगा। और यहाँ रेजिस्टेंस कितने का है 6 ओम का, करंट कितना है 2 एम्पेयर का। तो फिर से मैं यहाँ पर लगाऊंगा ओम्स लो। ओम्स लो क्या है, V इक्वल टू आई आर। तो अगर मैं V की बात करूं, मुझे नहीं पता, मुझे निकालनी है। I कितना गिवन है 2 एम्पेयर का। और अगर मैं R की बात करूं, R कितना है 6 का। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ गया 12। तो दैट मीन्स 12 वोल्ट यहाँ मुझे मिलेगी, ये 12 वोल्ट पी लेगा। और वही हमारा लॉजिक भी था जो हमने सोच रखा था कि अगर इसने 6 पी ली तो 18 थी, तो 18 में से 6 गए 12 बच गए, तो 12 आंसर आ भी रहा है। तो हमारा जो लॉजिक था वो बिल्कुल सही था। तो ये सवाल समझ आ गया होगा, इसमें और कुछ नहीं निकालना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बात कर लेते हैं इस सवाल की। इस सवाल में भी हमें वही काम करना है, हर जगह का, हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, हर रेजिस्टेंस की वोल्टेज निकालनी है, और हर रेजिस्टेंस पे करंट कितना जा रहा है वो बताना है। तो कैसे करेंगे, वही तरीके से करेंगे, उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम का एक सरल सा डायग्राम बना लेना है। ये दोनों मुझे किस में नजर आ रहे हैं, ये दोनों मुझे पैरेलल में नजर आ रहे हैं। तो मैंने पैरेलल के फॉर्मूले से सोल्व करूंगा और एक नया डायग्राम बनाऊंगा। तो चलो, ये दोनों पैरेलल में है तो मैं इन्हें जोड़ दूंगा पैरेलल वाले फॉर्मूले से। 1/r नेट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। इन दोनों का एलसीएम होगा 6, तो यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 2 के ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ आ गया 6 और ये बन गया 2 और 1 3। तो इसे काटूंगा तो कितना आ गया 1/2। इसे करूंगा रेसिप्रोकल तो कितना आ गया 2 ओम। कहने का मतलब है अगर मैं इन दोनों रेजिस्टेंस को कंबाइन कर दूंगा तो मेरे पास नया रेजिस्टेंस आने वाला है कितने का 2 ओम का। तो मैं इन दोनों को जोड़ के एक नया डायग्राम बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक नया डायग्राम बना देता हूँ। अब इन दोनों को जोड़ के मैं नया रेजिस्टेंस कितने का लिख सकता हूँ 2 ओम का। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 ओम। और वोल्टेज मेरी कितनी है 18 वोल्ट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 18 वोल्ट। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, अब मेरे पास ये इसकी ओवरऑल फिगर आ चुकी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ ओम्स लॉ। तो टोटल वोल्टेज कितनी गिवन है 18 वोल्ट। करंट मुझे निकालना है, रेजिस्टेंस मुझे कितना गिवन है 2 ओम। तो मैं रख देता हूँ। अब ये है मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो 18.2 इक्वल टू आई काट दिया, कितना आ गया 9। तो दैट मीन्स करंट कितने का करंट है 9 एम्पेयर का, जो कि इस बैटरी से निकलने वाला है। तो चलते हैं अपने ओरिजिनल डायग्राम पर। तो यहाँ से बेटा मैं निकाल दूंगा 9 एम्पेयर का करंट। तो यहाँ से प्यारे बच्चों 9 एम्पेयर का करंट जाएगा। तो ये करंट अब तक तो सीरीज में चल रहा है तो सेम जाएगा, पर जैसे ही आगे जाएगा तो अब इसे 2 रास्ते दिखाई देंगे। नेचुरल सी बात है, करंट अब डिवाइड होने वाला है, पर कैसे डिवाइड होगा अब वो पता लगाना है। तो देखो, तो अब एक चीज देखो, अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो ये तीनों आपस में कैसे हैं पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है वोल्टेज। यहाँ जितनी वोल्टेज उतनी यहाँ और उतनी यहाँ। यहाँ कितनी वोल्टेज है 18 वोल्ट, तो उतनी वोल्टेज यहाँ रहने वाली है और उतनी वोल्टेज यहाँ रहने वाली है। अगर किसी को ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा है तो मेरा पुराना लॉजिक जो मैंने बताया था पुरानी स्लाइड में, वो क्या था, वो था कि पॉइंटों का डिफरेंस सेम रहना चाहिए। अगर पॉइंटों का डिफरेंस सेम है तो दैट मीन्स वोल्टेज भी सेम है। अगर मैं यहां से जाऊं और यहां जाऊं और यहां आ जाऊं तो इस बैटरी का ये बन जाता है एंड पॉइंट, इस बैटरी का ये बन गया एंड पॉइंट, ठीक है। और अगर इस रेजिस्टेंस की बात करूं तो इस रेजिस्टेंस का भी ये एंड पॉइंट है और इस रेजिस्टेंस का भी ये एंड पॉइंट है। तो इन तीनों का एंड पॉइंट सेम है, तो इन तीनों का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो भी सेम रहने वाला है। ये जो 18 वोल्ट है, ये 18 वोल्ट यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम रहने वाली है। दोनों के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी 18 वोल्ट होगी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि यहाँ पर
18 वोल्ट है और यहाँ पर भी 18 वोल्ट है। अब आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ ओम्स लॉ। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर ओम्स लॉ लगाऊं तो V इक्वल टू आई आर है। V की वैल्यू मुझे पता है, इक्वल टू I कितना है, I मुझे निकालना है, R 6, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, ये इससे कट गया, कितना आ गया। तो यहाँ करंट कितने जाने वाला है, यहाँ करंट जाने वाला है 3 एम्पेयर का। सिंपल सा एक लॉजिक है, अगर यहाँ 9 एम्पेयर का करंट है और 9 में से 3 एम्पेयर का करंट इधर चला गया, तो यहाँ कितने का बचा, यहाँ बचा 6 एम्पेयर का करंट। तो अगर हमारा ओम्स लॉ सही है तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला है सोल्व करके, वो आंसर आने वाला है 6। चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर अगर मैं लगाऊंगा ओम्स लॉ तो V इक्वल टू आई आर, V कितना है 18 वोल्ट, I की बात करूँ तो I कितना है निकालना है, R की बात करूँ तो R कितना है 3, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, 18/3 इक्वल टू I, इसे मैंने काट दिया, कितना आ गया 6 एम्पेयर। हमारा लॉजिक था कि अगर 9 में से 3 एम्पेयर करंट यहाँ चला गया तो यहाँ कितना बचेगा 6, और आंसर भी हमारा कितना आ रहा है 6 एम्पेयर आ ही रहा है। तो दैट मीन्स हमारा लॉजिक और ओम्स लॉ बिल्कुल सेट बैठ गए, हमारा आंसर बिल्कुल सही आ चुका है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब देखो, ये सवाल भी कुछ वैसा ही है जैसे हम पहले करके आए हैं, बस इसके अंदर फर्क क्या है, इसके अंदर फर्क क्या है कि अब यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में गिवन है। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसे भी उसी लॉजिक से सोल्व करेंगे, इन तीनों को कंबाइन करके एक नया रेजिस्टेंस बना लेंगे और इनकी एक नई फिगर बना लेंगे। तो चलो सोल्व करते हैं। अब ये तीनों गिवन है मुझे पैरेलल में, तो इन तीनों को मैं पैरेलल के फॉर्मूले से इनका नया रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 की वैल्यू कितनी गिवन है, R1 की वैल्यू गिवन है 5, R2 की वैल्यू कितनी गिवन है 10, R3 की वैल्यू कितनी गिवन है 30, 1/30। तो बेटा मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पे एलसीएम, तो इनका एलसीएम आएगा 30। तो 30 यहाँ ऑलरेडी है, यहाँ 30 बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई, ऊपर भी नीचे भी यहाँ 6 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आ गया 30 एलसीएम और यहाँ आ गया 6 प्लस 3 प्लस 1, 10/30, ये इससे कट गया, कितना आ गया 1/3। क्योंकि पैरेलल में है तो इसका कर दूंगा मैं रेसिप्रोकल, तो मेरा जो नेट रेजिस्टेंस है वो आ गया कितना 3 ओम आ गया। अब मैं इन तीनों को कंबाइन करके इन तीनों की जगह एक नया रेजिस्टेंस लगा दूंगा, कितने का 3 ओम का। तो अब मैं इसकी एक नई फिगर बना लेता हूँ। अब ये रेजिस्टेंस रहेगा एज इट इज, और इन तीनों को कंबाइन करके मैं एक नया रेजिस्टेंस बना लूंगा, कितने का 3 ओम का। अब फिर से मुझे ये दोनों रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं इसमें सीरीज में, तो मैं इन्हें सीरीज वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लूंगा। कितना आने वाला है 7 और 3 कितना होगा 10। तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक नया रेजिस्टेंस बना लूंगा, कितने का 10 ओम का, और मैं एक नई फिगर भी बना लूंगा। अब मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ ओम्स लॉ, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर। V की वैल्यू कितनी गिवन है 100 वोल्ट, I मुझे निकालना है, और R की वैल्यू कितनी है 10। तो ये इधर जाएगा, इसे कट जाएगा, तो I की वैल्यू कितनी निकल गई 10 एम्पेयर। तो दैट मीन्स इसका मतलब है कि ये जो 100 वोल्ट की बैटरी है ये 10 एम्पेयर का करंट देने वाली है। स्टेप बाय स्टेप हर एक फिगर के अंदर 10 एम्पेयर का करंट पास करते रहो और नई नई वोल्टेज निकालते रहो और ओम्स लॉ लगाते रहो। चलो हम आ जाते हैं अपनी फिगर पर। तो यहाँ पर 10 एम्पेयर का करंट जाने वाला है। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, अब ये 10 एम्पेयर का करंट ना पूरे इस सर्किट में फ्लो करेगा, तो इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी 10 एम्पेयर का करंट जाने वाला है। अगर यहाँ से 10 एम्पेयर का करंट जाएगा, एक बात बताओ, तो यहाँ पे मैं ओम्स लॉ लगा सकता हूँ। ओम्स लॉ क्या कहता है V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ जब मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा तो एक बात बताओ, इस 7 ओम रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर अगर मैं लगाऊं, तो एक बात बताओ, यहाँ वोल्टेज मुझे निकालनी है, यहाँ करंट कितना है, यहाँ करंट है 10 एम्पेयर, यहाँ रेजिस्टेंस कितना है 7 ओम का। तो यहाँ इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ गया 70 वोल्ट। तो इसका मतलब ये है 100 में से 70 वोल्ट यहाँ चले गए, इसने पी ली, इसके लिए कितनी बची 30 वोल्ट। हमारे लॉजिक के हिसाब से ओम्स लॉ से भी ये चीज एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर भी 10 एम्पेयर का करंट जाने वाला है, क्योंकि पूरे सर्किट में 10 एम्पेयर का करंट घूम रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं लगाऊंगा ओम्स लॉ तो V इज इक्वल टू आई आर,
आई कितना है, आई है 10 एम्पेयर, और अगर आर की बात करूं, आर कितना है 3, अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो एक आ गया 30 वोल्ट। तो हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है, हम सोच रहे थे कि 30 वोल्ट आएगा और 30 वोल्ट ही आंसर आ गया। ठीक है, तो भाई अब इसके अप्रोच वोल्टेज है 30 वोल्ट और यहाँ कितना है, यहाँ है 70 वोल्ट। अब चलते हैं अपनी ओरिजिनल फिगर में। अब अगर मैं ओरिजिनल फिगर की बात करूं तो ओरिजिनल फिगर के अंदर करंट कितना जा रहा है, करंट वही जा रहा है 10 एम्पेयर का, यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखो ध्यान से, तो 7 ओम के अक्रॉस करंट कितना जा रहा है, 10 एम्पेयर का, और इसके अक्रॉस वोल्टेज मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, कितनी है, यहाँ पे वोल्टेज आई है 70 वोल्ट की। तो मैं यहाँ अगर बात करूँ तो यहाँ 70 वोल्ट की वोल्टेज है। ठीक है, और जो दूसरी वोल्टेज आई है, तो ध्यान से देखो, जो दूसरी वोल्टेज आई है 30 वोल्ट, ये किसकी वोल्टेज है, ये वोल्टेज है 3 ओम की। ये वोल्टेज किसकी है, ये वोल्टेज है 3 ओम की। और 3 ओम क्या है, 3 ओम इन तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस है। ध्यान से देखो, ये देखो 3 ओम इन तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस है, और इस कंबाइंड रेजिस्टेंस की वोल्टेज है कितनी, 30 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि इन तीनों के अक्रॉस, क्योंकि ये तीनों किसमें है, पैरेलल में, तो इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज कितने की होगी, वोल्टेज होगी 30 वोल्ट की, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में है। समझ आया लॉजिक? तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ वोल्टेज कितनी होगी, 30 वोल्ट, यहाँ वोल्टेज 30 वोल्ट, और यहाँ भी वोल्टेज 30 वोल्ट। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, क्या मैं यहाँ ओम्स लॉ लगा सकता हूँ, और क्या मैं यहाँ ओम्स लॉ लगा सकता हूँ, और क्या मैं यहाँ पे भी ओम्स लॉ लगा सकता हूँ? यहाँ मुझे आर पता है, वी पता है, क्या मुझे आई नहीं पता चलेगा? यहाँ भी मुझे आर और वी पता है, यहाँ भी मुझे आर और वी पता है, क्या अब मुझे यहाँ आई नहीं पता चलेगा क्या? कितना आसान है, v इज इक्वल टू आई आर लगाऊंगा मैं, तो यहाँ पर मुझे आई मिल जाएगा 6 एम्पेयर, यहाँ मुझे आई मिलेगा 3 एम्पेयर, यहाँ मुझे आई मिलेगा 1 एम्पेयर। तो अगर मैं इन्हें जोड़ूं, 6 और 3 9 और 1 10, तो कहने का मतलब है यहाँ इन तीनों से कितने का करंट पास होने वाला है, जो बाहर निकलेगा, यहाँ से 6 निकलेगा, यहाँ से 3 निकलेगा, यहाँ से 1 निकलेगा, और तीनों निकल के यहाँ पे कितना करंट आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है 10। तीनों का टोटल 6 और 3 9 और 1 10, तो इस ब्रांच में कितने का करंट जाएगा, 10 एम्पेयर का, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी 10 एम्पेयर का करंट ही है। तो भाई अब ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। ऐसी आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।